कंपाइल क्लासेस है जिसकी एक्सटेंशन होगी DLL देख, और इनको हम लोग एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। कोड हाइड होगा देख, तो इसीलिए हमने 3 प्रोजेक्ट अलग से बनाए थे। मॉडल्स में सारे मॉडल बनेंगे, डेटा एक्सेस में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और रिपोजिटरी वगैरह बनेंगे। ठीक, तो लास्ट टाइम हम कर चुके थे, हम बना रहे थे डेटा एक्सेस। आगे अब डेटा एक्सेस के अंदर ये रिपोजिटरी फोल्डर बनाया था, ये हम जेनेरिक रिपोजिटरी बना रहे हैं। जेनेरिक रिपोजिटरी का मतलब क्या है? ये हम जेनेरिक रिपोजिटरी बना रहे हैं। तो यहां पे मतलब हम ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो हर टेबल के लिए बार बार लिखना पड़े, बस इतनी बात। हम एक टेबल के हिसाब से लिखेंगे, सभी टेबल्स पे चले। जैसे आई रिपोजिटरी फोल्डर में गया और यहां पे आई रिपोजिटरी डॉट cs, ये क्या आपका, ये देखो ये जेनेरिक रिपोजिटरी है। जेनेरिक होती किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आई रिपोजिटरी इंटरफेस है। अब ये जो इंटरफेस है आपका, ये जो इंटरफेस है आपका, ये डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं, यानी इसमें डेफिनेशन नहीं होती। जहां भी आपको इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे वहां पे इनके मेथड डिफाइन करने पड़ते हैं। अब ये आई रिपोजिटरी जो है आपका इंटरफेस, देख ये किसके साथ यूज होगा? तो मैंने क्या किया था, यहां पे लिखा है टी। टी का मतलब क्या है? टाइप, और टी में आएगा आपका क्लास। लिखने दिया वेयर टी क्या आपकी एक क्लास। टी कोई कीवर्ड नहीं। अगर टी कैटेगरी है तो एक कैटेगरी के लिए चलेगा सारा लॉजिक। टी कवर टाइप है तो कवर टाइप के लिए। अब ये देखो, इसके अंदर ये मेथड डिक्लेयर किए हैं, ऐड, अपडेट, गेट, गेट ऑल, फर्स्ट डिफॉल्ट, रिमूव, रिमूव रेंज, ऐसे बनाना। अब हमने ये इंटरफेस बनाया, तो इंटरफेस में क्या होगी? आपकी सिंपल डिक्लेरेशन होगी। एक फिर हमने शुरू किया था क्लास बनाना, और ये क्लास बनाई थी रिपोजिटरी फोल्डर में, और उसका नाम है रिपोजिटरी डॉट cs। क्या नाम है उसका? रिपोजिटरी डॉट cs। एक रिपोजिटरी डॉट cs, और यहां पे तो पब्लिक क्लास और ये रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या आपकी क्लास है, और ये आई रिपोजिटरी आपका इंटरफेस। तो इस इंटरफेस को मैंने यहां पे क्या किया बच्चे? इंप्लीमेंट किया। अब इस इंटरफेस में जितने मेंबर डिक्लेयर किए थे, अब हम उनको डिफाइन करें। तो यहां पे नीचे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बताइए, ये डीबी सेट बना लिया था।
ठीक, और ये आपने डीबी सेट उस स्पेसिफिक टेबल के लिए टी जो हम पास करें, टी मतलब टाइप, टाइप मतलब क्लास। अब क्लास कैटेगरी भी हो सकती है, कवर टाइप में लिखा हुआ टी की आपकी क्लास ही होगी, लेकिन कौन सी क्लास होगी ये नहीं पता है। फिर ये हमने क्लास लेक्चर में ऐड का कोड लिख दिया था, एक गेट का लिख दिया था, रिमूव का रिमूव और रिमूव रेंज और अपडेट। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, ये जेनरिक रिपोजिटरी बना रही है, यानी जब सेव का कोड है, मेरे प्रोजेक्ट में 100 टेबल, 100 बार नहीं सेव का लिखना, एक बार ही लिखेंगे, 100 बार यूज कर। ये होती है आपकी रीयूजेबिलिटी। तो अब आप आ जाओ, अब हम बनाएंगे गेट और ये वाला। आ जाओ इस मेथड पे, ये गेट ऑल बना है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था गेट ऑल डिस्प्ले के लिए है, लेकिन ये गेट ऑल किसके साथ यूज होगा मैंने नहीं बताया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये जेनरिक मेथड है। क्या ये जेनरिक मेथड? देखिए अब इसमें क्या क्या चीजें हमने यूज करनी है, आपको बताया था। एक तो यहां पे आई क्वेरिएबल टी, ये आपने उस टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें डीबी सेट पास कर। ये जो डीबी सेट है ये ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, ये देखोगे ये क्लास लेवल वेरिएबल। अब इस डीबी सेट में क्या आएगा, ये लिखा हुआ अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट में डाटाबेस है, और टी में क्या होगा आपका टेबल या क्लास या मोड। तो अब यहां पे यही मैंने इस क्वेरी में पास कर, तो ये आपका क्या होगा, आई क्वेरिएबल, फिर चेक किया, अगर फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब हमने कोई फिल्टर कंडीशन दी है, ये वाला पैरामीटर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, db query dot is equal to ये आपकी क्या होगी, वेयर क्लोज हो गई, ये क्वेरी डॉट वेयर, ये क्या आपका फिल्टर कंडीशन। एक क्वेरी डॉट वेयर, ये क्या आपका फिल्टर कंडीशन है। तो ये कब चलेगा, अगर फिल्टर कंडीशन कोई है, तो जैसे हम देखते हैं सिलेक्ट स्टाफ टेबल नेम वेयर, कोई कंडीशन लगाई तो उसका डेटा आएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई तो ये कोड चलेगा। उसके बाद मल्टीपल टेबल, ज्वाइन इंक्लूड करते थे, तो उसके लिए एक इंक्लूड प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल टेबल।
इंक्लूड प्रॉपर्टीज में पता कैसे डेटा होगा, ऐसे होगा। एक का मान लो कैटेगरी मॉडल और दूसरा जो है और कवर टाइप। ऐसे होगा कैटेगरी कॉमा कवर टाइप, कॉमा कोई और टेबल होगा, कॉमा कोई और भी, इंक्लूड प्रॉपर्टीज में ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, कौन कौन से टेबल हैं उन टेबल्स को उठाना है। बट यहां पे तो स्ट्रिंग में स्टोर है और कॉम में से स्प्लिट करके, तो एक स्प्लिट मेथड होता है, वो एरे बना के देगा। क्या बना के देगा हमें, एरे। कैसे, तो यहां पे फॉर ईच ये लूप लगाओगे, एक जितने टेबल होंगे उतनी बार चलेगा ना। मान लो इसमें 2 टेबल है तो लूप 2 बार चलेगा, 4 टेबल होंगे तो 4 बार। यहां पे वेरिएबल ले लिया इंक्लूड प्रॉप, कुछ भी नाम रख सकते हो, ये आपका वेरिएबल का नेम। इन इसमें एक एक टेबल का नेम आएगा, लेकिन आएगा कहां से, इंक्लूड प्रॉपर्टीज डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट मेथड है जो क्या रिटर्न करता है, एक एरे। स्प्लिट मेथड रिटर्न करता है एरे, हर लैंग्वेज में होता है। ठीक, तो वो एरे रिटर्न करेगा और कैसे, कॉम में से स्प्लिट करके, न्यू एरे कर्ली ब्रैकेट और ये आपने कॉमा लगा। ये स्प्लिट एक एरे बनेगा, ये खाली एरे बना दिया, पर बनेगा कैसे, कॉम में से स्प्लिट करके। जैसे इस केस में कैटेगरी कॉमा कवर टाइप, 2 एलिमेंट का एरे बनेगा। अगर ऐसे ही कॉमा देके मान लो कोई और टेबल है तो 3 एलिमेंट का एरे बनेगा, कॉमा देके एक और टेबल है तो 4 एलिमेंट का एरे बनेगा। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, एक एरे बनाता है, कॉमा लिखा, कॉम में से स्प्लिट करके। जैसे मान लो कई बार एक पैरा लिखा है, अब उस पैरे में कितने वर्ड, आप क्या करोगे, एरे बनेगा, बस कॉम में की जगह क्या दे देंगे, स्पेस, क्योंकि एक वर्ड तो दूसरे के बीच में क्या होगा, स्पेस हो, और वो उतने एलिमेंट का एरे बना देगा जितने स्पेस उसे मिलेंगे। तो पता चल जाएगा उस पैरे में कितने वर्ड। तो मैंने कॉमा लगाया क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही पास कर, उसके बाद फिर कॉमा, यहां पे डॉट रिमूव एम्प्टी एंटिटी, ये बस। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, इंक्लूड प्रॉपर्टीज में जितने टेबल के नाम लिखे होंगे फॉर्म में से स्प्लिट कर, तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, एक एरे बनाएगा, उतने एलिमेंट का एरे होगा जितने फॉर्म में यहाँ पे लगते। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेरी डॉट
इंक्लूड और ये जो बहाने लिखते थे डॉट इंक्लूड याद करो, कंट्री स्टेट चीनी में लिखा है, वहां पता होता था टेबल के नाम, यहाँ नहीं पता। पर टेबल 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकते, 10 भी हो सकते। हाँ, अगर ये एक ही टेबल से डाटा आ रहा है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, बस नॉट इक्वल ना लिखा ना, क्योंकि यहां लिखा होगा अगर कुछ ना दो तो नल है, तो ऑप्शनल होगा ना, नल मतलब ऑप्शनल होगा। अब उसके बाद ऑर्डर वाइज सॉर्टिंग के लिए ये तीसरी कंडीशन है, ये देखो ये लिया हुआ हमने ऑर्डर वाइज, सॉर्टिंग नहीं करनी तो नल ही रहने दो। अगर आप ऑर्डर वाइज करना है तो यहां पे ए ऑर्डर वाइज इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है देन यहीं से रिटर्न ऑर्डर बाय क्वेरी डॉट टू लिस्ट, क्वेरी डॉट टू लिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न क्वेरी डॉट टू। अब आप इस चीज को पूरा समझो। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब देखो, मान लो आपने डिस्प्ले, जैसे हम पहले करते कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट लिखते थे, या कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट। तो उस केस में आपका ये कोई कोड नहीं चलेगा, बस यही चलेगा, रिटर्न क्वेरी डॉट टू, जो हम लोग अभी तक करते हैं। लेकिन ये जेनरिक मेथड है, यहाँ हर एक चीज का ध्यान रखा है। मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं, सॉर्टिंग भी हो सकती है, कंडीशन कोई और भी हो सकती है, इसलिए वो 3 केस इसके बीच में मैंने लिखे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेनरिक। जेनरिक का मतलब ये है डिस्प्ले का कोड है और किसी भी टेबल के साथ यूज हो सकता। चलो, तो ये आपका बन गया। अब हमने क्या करना है, एक और रह गया लास्ट, कौन सा, फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये तो फर्स्ट और डिफॉल्ट ये आ गया। इसमें सॉर्टिंग नहीं है, बाकी है। सॉर्टिंग क्यों नहीं है, एक ही रिकॉर्ड आएगा, सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा, उस पे क्या सॉर्ट और अनसॉर्ट, तो एक रो आएगी। फर्स्ट और डिफॉल्ट और फाइंड में क्या फर्क है, बोलो। फाइंड प्राइमरी की पे फाइंड करता है सिंगल टेबल, फर्स्ट और डिफॉल्ट प्राइमरी नॉन प्राइमरी की और मल्टीपल टेबल पे भी फाइंड करता है, ये फर्क।
काम एक ही है, सिंगल रो रिटर्न करें। तो यहां पे आई क्वेरिएबल टी और इस तरह का ये वेरिएबल ले लिया और ये टीवी सेट, जैसे नीचे इफ filter is not equal to null, then query is equal to ये लो, exact start from कुछ फिल्टर पीछे लगाई हो बेस। और अगर मल्टीपल टेबल है, ये लॉजिक अभी करके है, डॉट इंक्लूड प्रॉपर्टीज। अब मल्टीपल टेबल 2 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, कॉमन से स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, और ईच वही अभी पढ़ाया, इंक्लूड prop include properties dot split और new वही कॉमा से स्प्लिट करके एरे बनाएगा, कॉमा, और यहां पे अगर कोई एम्प्टी होगी एंट्रीज, उसको ये रिमूव कर देगा, ये नीचे लिखना है, कुछ फर्क नहीं, बस उसमें टू लिस्ट लगा था, क्योंकि वो डिस्प्ले का ये फाइन, और यहां पे क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड, रेगुलर प्रैक्टिस करना, रेगुलर क्लास लगाना, यहाँ एक दिन मिस करो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऐसा चीज नाम बड़ी है, अगर ये करोगे तो जॉब नहीं करोगे, बस और कहीं नहीं हो सकता, ना ये बुक में लिखी है ना तो, अगर जॉब करोगे पहला प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये चीजें, इसे कहते हैं रिपोजिटरी टैग, और ये जेनरिक रिपोजिटरी है। मेथड क्या है, ये जेनरिक मेथड है, जैसे यही फर्स्ट और डिफॉल्ट है, इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा ये टेबल, अगर मैंने लिख दिया ये टेबल तो ये नॉन जेनरिक होगा, इसी टेबल के साथ यूज होगा, लेकिन जब ये बताया ही नहीं, टी में कैटेगरी है तो उसके लिए चल जाएगा, टी में कवर टाइप है तो उसके लिए चलेगा। ये फॉर यहां पे रिटर्न क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट, लॉन्च, ये हो गया आपका, ये फर्स्ट और डिफॉल्ट वही था जो हम लोग उसमें भी लिखते थे, एक ही रिकॉर्ड होगा। तो
ये आपकी बन गई अच्छी जनरेट रिपोजिटरी। आप ये ज्यूम करो हमने सेव अपडेट फाइंड डिस्प्ले लिख दिया इसका सारे प्रोजेक्ट जो मर्जी हो टेबल तो बनती है। इसका ई कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट होगा ये सबके साथ काम करें। मतलब ये है कहने का आपने सेव अपडेट डिलीट फाइंड डिस्प्ले लिख दिया और ऑल टेबल्स, आप चाहे 2 टेबल हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 2 लाख है, चाहे दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरे में चल जाएगा लॉजिक, कॉपी पेस्ट कर देना। इसमें कहां लिखा टेबल का नाम, तो हमने क्या किया ये लॉजिक, तो ये आपका बन के यार ठीक है जी। तो अब आप इसको क्लोज करो। तो ये लॉजिक हमने क्या किया, डेटा एक्सेस रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी में इंटरफेस डिक्लेरेशन के लिए होती और रिपोजिटरी फोल्डर में repository.cs आपकी क्लास और ये बन गई आपकी जेनरिक रिपोजिटरी। असली खेल देखना, यही आपका रीयूजेबिलिटी। अब आप लोग क्या करो, तो फर्स्ट लेयर में मॉडल बना, सेकंड लेयर में जेनरिक रिपोजिटरी। अब हम बनाएंगे हर टेबल के लिए एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी, ये होगी स्पेसिफिक टू द टेबल। अभी हमने कितने मॉडल बनाए हैं बोलो, 2। कितने हैं? 2 ही बनाए थे, कैटेगरी कवर टाइप। अब हम यहां क्या करेंगे, लॉजिक नहीं लिखेंगे सारा, जस्ट डायरेक्शन देंगे। कैसे? लॉजिक डेटा एक्सेस में आ जाओ और रिपोजिटरी के अंदर आई रिपोजिटरी, यहां पे मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा आई कैटेगरी रिपोजिटरी। फिर मैं उसकी क्लास बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा कैटेगरी रिपोजिटरी। फिर मैं इंटरफेस बनाऊंगा कवर टाइप मॉडल के लिए, तो आई कवर टाइप रिपोजिटरी। क्लास का नाम क्या रखूंगा, कवर टाइप रिपोजिटरी। कैसे देख, अब ये नेक्स्ट लेयर है, आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और इंटरफेस। आई कैटेगरी रिपोजिटरी, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, आई कैटेगरी रिपोजिटरी ऐड कर लो। और ये देखो आई रिपोजिटरी फोल्डर में ये बन इंटरनल की जगह क्या कर लो, पब्लिक, क्योंकि मुझे तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है। और यहां पे आई रिपोजिटरी जो हमने बनाया क्या, इंटरफेस
लेकिन इस बार हम टी नहीं लिख रहे, इस बार मैंने यहां लिखा बच्चे कैटा। ठीक, तो यहां क्या बताया, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, इसमें ये जेनरिक रिपोजिटरी था आई रिपोजिटरी, उस इंटरफेस को यहां पे इंप्लीमेंट यही हुआ, इनहेरिट किया है। और ये किसके लिए, अब देखो ये कैटेगरी लिख दिया, अब आई कैटेगरी में F12 प्रेस करो, ये देखो आ गया। अब टी में क्या लिखा, जहां जहां टी था वहां सभी जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, कैटेगरी। और ये सारा लॉजिक किसके लिए काम करेगा, कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्योंकि इंटरफेस है आई कैटेगरी रिपोजिटरी और इसको हम इंप्लीमेंट करें। तो फिर क्या बनाएंगे हम लोग, क्लास ठीक। तो अब क्या करो, क्लास बनाओ, ये इंटरफेस यानी हर एक इंटरफेस के लिए आपको क्लास तो बनानी, कौन सी, तो रिपोजिटरी फोल्डर में आ जाओ, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, कैटेगरी रिपोजिटरी, तो आई कैटेगरी रिपोजिटरी, एक, और यहां पे पब्लिक क्लास कैटेगरी रिपोजिटरी, कैटेगरी रिपोजिटरी, और यहां पे रिपोजिटरी क्लास को इनहेरिट करो, एक ये क्लास है और ये किसके लिए है, कैटेगरी। तो ये क्लास है रिपोजिटरी और कॉमा देके जो अभी इंटरफेस बनाया आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ये रहा। आप देखो पहले क्लास इनहेरिट हुई, फिर इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ, याद रखो, क्योंकि क्लास तो एक ही इनहेरिट हो सकती है बट इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो इंटरफेस एक भी हो सकते हैं, 2 भी, 10 भी हो सकती है, क्लास तो एक ही हो। अब ये देखो रिपोजिटरी F12 आ गई और ये देखो
टी में क्या लिखा, कैटेगरी। ये सारा लॉजिक किसके लिए चलेगा, जहां जहां टी वो किसके लिए होगा, कैटेगरी। ठीक, अब यहां पे प्राइवेट जैसे लिखते थे रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक CQR कंस्ट्रक्टर, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये पास कर। ठीक, अब ये देखो बेस क्लास कौन सी है, उसको इनहेरिट किया हुआ। इनहेरिट किसको किया, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास किया। देखो बेस पे F12 प्रेस करो, ये आ गया ना कंस्ट्रक्टर में। पैरामीटर क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का, जरूर देखना ये लो। अब ये आपकी कैटेगरी के लिए रिपोजिटरी तैयार। तो यहां पे मैंने सेव अपडेट थोड़ी लिखा, जस्ट मैंने डायरेक्शन दी है ये कैटेगरी के लिए काम करे। कितना टाइम लगा कैटेगरी का सेव अपडेट फाइंड डिस्प्ले, लिख दिया हमने, हो गया। एक अब हम एक और बनाएंगे इंटरफेस, उसका नाम रखेंगे आई कवर टाइप रिपोज, और क्लास बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे कवर टाइप रिपोज। मान लो प्रोजेक्ट में 100 टेबल है, ये 100 इंटरफेस बनेंगे और 100 क्लास, लेकिन अंदर का कोड इतना ही होगा। देख लो, तो आप फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस, आई कवर टाइप रिपोजिटरी। आई कवर टाइप रिपोजिटरी पब्लिक इंटरफेस। तो ये आपका एक और इंटरफेस बना, आई कवर टाइप रिपोजिटरी। अब यहां पे इनहेरिट किया आई रिपोजिटरी, बस फर्क कितना होगा, यहां पे लिखेंगे कवर टाइप। अब यहां पे कवर टाइप रिपोजिटरी,
कवर टाइप रिपोज एक तो यहां पे ये इंटरफेस बन गया और अब बनाएंगे क्लास। यहां कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये रिपोजिटरी कवर टाइप के साथ काम करे, ये कैटेगरी के साथ। लेकिन लॉजिक सारा हमने जेनरिक एक बार लिख चुके हैं, आई कैटेगरी और सॉरी आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी क्लास। रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और क्लास का नाम होगा कवर टाइप रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी फोल्डर में क्लासेस बन रही और आई रिपोजिटरी में क्या एक आपके इंटरफेस पब्लिक। और ये देखो रिपोजिटरी क्लास और आई कवर टाइप रिपोज बस प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और यहां पे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास। तो लेयर्स देखो कैसे बनी, तो मॉडल आगे बना, फिर जेनरिक रिपोजिटरी बनी, फिर ये टेबल के लिए एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी बनी। रूल क्या हुआ, अब आपने प्रोजेक्ट में 5 मॉडल बनाने, मॉडल में जाके 5 मॉडल बना दें रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद 5 इंटरफेस बनाऊंगा, जैसे आई कवर टाइप, आई कैटेगरी, 5 ही फिर उसकी क्लासेस बनाएंगे, कोड उनमें सेम हो। यानी जितना टाइम आपको टेबल बनाने में रहेगा, ये तो सामने कितना टाइम हमें लगता। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने ये रिपोजिटरी एक्चुअल में एक्सेस कहां करनी है, कंट्रोलर। कहां करनी है, कंट्रोलर। तो ऐसे सीधी एक्सेस नहीं। ये बच्चे आप बोलोगे इंटरफेस और क्लास बनाने में कहां से माइंड आया, ये बच्चे डीआई का कंसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसका रूल है पहले इंटरफेस फिर क्लास। दैट्स व्हाई हमने इंटरफेस और क्लासेस बनाए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाया और उसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप देखो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ जहां कंट्रोलर बनना था, उसमें प्रोग्राम डॉट सीएस में, ये नेक्स्ट स्टेप है इसका। और यहां पे जो कंट्रोलर में एक्सेस करनी है, तो
कंट्रोलर में कैटेगरी और कवर टाइप भी एक्सेस होगा, और तो नहीं होगा। एक तो कंट्रोलर में तो प्रोग्राम डॉट सी एस पे थी, और यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है मेन प्रोजेक्ट में, और यहां पे इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी लिखो, मतलब कहने का वेर ऐप के ऊपर ही क्या लिखना है, ध्यान से देखो, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप। अगर आप यहां नहीं ऐड करोगे तो आप इनको कंट्रोलर में यूज नहीं कर सकते। ऐड स्कोप, और यहां पे आपने बताना है आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ये इंटरफेस का नेम है, और कैटेगरी रिपोजिटरी आपकी क्लास, ये इसी तरह दूसरा भी ऐड करना है। बस चेंज क्या होगा, कवर टाइप कैटेगरी की जगह लॉन्च, ये पढ़ना ये मुश्किल लगे आसान लगे, जॉब करनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी समझ आएगा जब 6-7 बार आप प्रोजेक्ट बनाओगे। नहीं बनाओगे, नहीं समझ आएगा, नहीं जॉब लगेगा। कोई किंतु परंतु नहीं, या कोई अब ये देखो, आप बताओ, आपकी जॉब लग जाती है, अगर बड़ा अच्छा सर ने पढ़ाया, नोट्स बनवाए, और जाते हो नहीं प्रोजेक्ट बनाओ और ऐसे काम करना है। मेरे इतने समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा है, वहां तो कोई समझाता नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि साथ बैठ के आपका, और उनके पास अपना ही काम इतना ज्यादा है वो। तो builder dot services dot add scope, एक तो हो गया ये। तो अब आपका रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या बनेगा, कंट्रोल कैटेगरी कवर टाइप का। लेकिन इसमें एक चीज आप नोटिस करो, मान लो मेरे प्रोजेक्ट में 100 मॉडल बने, 100 तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे जाके रिपोजिटरी फोल्डर में आई रिपोजिटरी में जाके 100 इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद रिपोजिटरी फोल्डर में 100 क्लासेस बनानी पड़ेगी, तभी मैंने अलग से प्रोजेक्ट बनाया हो। उसके बाद जब ये बन गई तो प्रोग्राम डॉट सी एस में 100 ऐड करनी पड़ेगी। अभी तो 2 थी ना, कैटेगरी कवर टाइप, देखो आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी नहीं ऐड करी, वो तो इसमें यूज हो चुकी है। यहां वही होगा जो आपने कंट्रोलर में एक्सेस करना है। ये डीआई का कांसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मुझे 100 लाइनें लिखनी पड़ेगी, दूसरे 100 टेबल होंगे,
बट program.cs फाइल तो मेरी एक है। अब प्रोजेक्ट टेबल हुए 1000, रिपोजिटरी 1000 बनेगी, मुझे 1000 लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे program.cs में उतना ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर हम लोगों ने क्या करना, इन दोनों को कमेंट बना देना या डिलीट जैसे। तो अब हम इसमें एक लेयर और ऐड कर रहे। क्यों कर रहे? मैं नहीं चाहता सारा कोड कहां लिखना पड़े, program.cs। उसके लिए फिर आपने क्या करना है, वहीं आ जाओ डेटा एक्सेस में। अब हम एक और रिपोजिटरी बनाएं। क्यों समझाया? काम मेरा हो गया, आगे शुरू कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, program.cs में ही 100 की 100 रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी, 1500 होगी, 1500 10,000 होगी, तो टेबल तो बहुत होते हैं प्रोजेक्ट जब बनता है। तो मैं उसको बचने के लिए यहाँ लिखने के बजाय तो पहले आई रिपोजिटरी में जाओ। अब एक और इंटरफेस बना रही, आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस और आई यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क, सारा यूनिट करके एक जगह बस। और ये आपने क्या लिख दिया, पब्लिक अब यहां पे तो यहां पे एक आपका आई कैटेगरी रिपोजिटरी ये आपने बना, इसका नाम मैंने रख दिया है, ये प्रॉपर्टी है बच्चे, क्या ये प्रॉपर्टी है, और जिसमें अकेला कैट हो वो रीड ओनली हो। ठीक, और आई कवर टाइप, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, कवर टाइप को एक्सेस करने। कैट का मतलब है रीड ओनली। ये दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, क्योंकि इंटरफेस है, इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन ही बोल। और एक मेथड और डिक्लेयर कर लो, सेव, क्योंकि हमने कहीं पे भी ये कोड लिखा ही नहीं, context.save changes नहीं लिखा ना, तो हम इसमें लिखते। अब मान लो 25 टेबल है, तो यहां पे आप ये ऐसे 25 लाइनें लिख, 100 टेबल होंगे, 100 रिपोजिटरी बनी होंगी, आपको 100 के 100 इंटरफेस यहाँ पे लिखने हैं। क्लास है आई यूनिट ऑफ। अब हम बनाएंगे यूनिट ऑफ वर्क क्लास, जहां इस इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। क्या करेंगे इसको, इम्प्लीमेंट। अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा वाली चाहिए, यानी कि अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो बच्चा 8-10 घंटे भी लगाए तो भी कम है इन चीजों को समझने। अब आप क्या करो, रिपोजिटरी फोल्डर पे गए, राइट क्लिक, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे आई यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस है जो अभी बनाया है, इसे इंप्लीमेंट करो।
कैसे करते हैं, ये लिखा होता है इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ये देखो, ये दो प्रॉपर्टीज के लिए आ गया और ये सेव, तीन ही चीजें थी ना यहाँ पे। ये दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी और ये सेव का मेथड। अब यहां पे ये देखो, अब हम इस कोड को ठीक करेंगे, आगे की कहानी होगी। तो इतना करके आओ, कल हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा program.cs में कोड लिखेंगे और कल हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये लिखना है, वैसे तो अपने आप ही आ जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा